अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीएसएक्स हफ्तानामा। मुझे फ्राइडे की क्लोजिंग 175 800 की आई। पिछले हफ्ते का पूरा सेशन ट्रेडिंग के हवाले से किस तरह का रहा, वॉल्यूम्स किस तरह के थे और मेजर कंट्रीब्यूटर्स क्या है, और पूरे हफ्ते की एक्टिविटी अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें उससे पिछले हफ्ते के कंपैरेबल कैसी थी, थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में। देखिए, वीकली अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं कि इंडेक्स के अंदर क्योंकि नेट 6,500 पॉइंट हफ्ते के अंदर माइनस हुए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉइंट 1,800 पॉइंट कमर्शियल बैंक्स के, 1,600 पॉइंट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के और तकरीबन 700 पॉइंट सीमेंट के और कुछ फर्टिलाइजर पावर जनरेशन, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर सेलिंग थी। पहला दिन भी ठीक है। वीक के स्टार्ट का मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन माइनस गए थे और ट्यूसडे वाले दिन मार्केट 6,500 पॉइंट माइनस की साइड पर क्लोज हुई थी। और उसके बाद हमने देखा कि 2 दिन मार्केट सेटल हुई, जिसके अंदर हमने बताया भी था कि मार्केट प्लस जाएगी। एक दिन 1,800 पॉइंट और दूसरे दिन 2,800 पॉइंट मार्केट प्लस। और फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि थर्सडे वाले दिन के रोजनामा के अंदर मैंने आपको बताया था, या हम सब ने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर सेलिंग करनी चाहिए क्योंकि 5,000 पॉइंट बढ़ चुके हैं और जंग अब तक खत्म नहीं हुई, तो प्रॉफिटिंग करनी चाहिए और वीकेंड के अंदर आपके शेयर्स लेके नहीं जाने हैं, कैश हाथ में रख के जाना है, ताकि फिर मंडे वाले दिन या नेक्स्ट वीक के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी हो। तो लास्ट फ्राइडे वाले दिन भी 2,300 पॉइंट मार्केट माइनस रही और पूरे हफ्ते के अंदर 6,500 पॉइंट मार्केट के नेट लेस हो गए और 175-800 के बाद मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। मुइस, मेरा एक और सवाल इसी के साथ होगा कि ऑयल जो है हमने देखा थोड़ा सा उसने इंक्रीज भी किया, थोड़ा बुलिश भी हुआ था ऑयल, तो पूरे हफ्ते के हवाले से और फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई थी ऑयल की वो किस तरीके से हुई थी, क्योंकि हमने देखा है ओवर द वीकेंड मजीद जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़ी सी बढ़ी हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, बट ऑयल की वीक की क्लोजिंग हमें क्या बता रही देखिए, लास्ट वीक जो मार्केट माइनस हुई थी ना, जो मंडे है? वाले जी। दिन माइनस हुई थी, वो इस वजह से थी कि ऑयल $4-5 ऊपर खुला था। 76 पे क्लोजिंग आई थी और $81 के पास खुला था और पूरे हफ्ते के अंदर 81 का ही हाई लगा हुआ था और 79 का बॉटम था। इसी के दरमियान में ऑयल ट्रेड कर रहा था और जुम्मे की जब मार्केट क्लोज हो गई उसके बाद $82 पर हमने ऑयल को जाते हुए देखा और जो क्लोजिंग आई है हमारे पास फ्राइडे की, वो $81.78 की आई है। और मुझे लगता है कि ओपनिंग जो है वो 85 के अराउंड आ सकती है, पॉसिबिलिटीज है। अब मैं 2 लेवल आपको बता देता हूँ। अगर ऑयल ने 87.50 ब्रेक कर दिया तो और ठीक है। 97 तक जा सकेगा यहाँ से। ठीक है, प्रॉपर स्पीड में 97 तक टच कर सकेगा ऑयल, और अगर 97 गया तो आप और मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी। और अगर ऑयल की ओपनिंग $80 से नीचे आती है तो फिर हम ऑयल को $80 के पास ही सेटल होता हुआ देखेंगे, या फिर वहां से स्लो स्लो थोड़ा और नीचे आ जाए। लेकिन अभी सूरत थोड़ी नाजुक है ऑयल के हवाले से, क्योंकि ऑयल ही कनेक्ट करता है सारी इकोनॉमीज को और सारी हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसको भी। तो ऑयल की ओपनिंग देखना आज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मुफीस, ठीक है, हम सुन रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन दोबारा से बढ़ रही हैं, उसके बाद पीस टॉक्स भी हुई, सीज फायर की बातें भी चली, हमने कहा कि मार्केट कुछ हद तक उसको एब्जॉर्ब भी कर चुकी भी है। इन्हें एक चीज बताइएगा कि ऑयल जैसे मोइज बता रहा है, अगर ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है और आगे 97 तक ऑयल टच करता है तो उससे मार्केट काफी ज्यादा एक करेक्शन ले सकती है और एक इम्पैक्ट दोबारा से मार्केट के ऊपर उसका आ सकता है, या एब्जॉर्ब करके मार्केट उस हद तक इम्पैक्ट नहीं लेगी और एंड वी स्टिल बुलिश ऑन द मार्केट। इस बारे में बताइएगा थोड़ा सा। नहीं, देखिए, प्रेशर तो बिल्कुल आ सकता है। उसकी वजह ये है कि अगर आपका ऑयल अगेन उसी 9700 की रेंज में चला जाता है, देन इट्स नॉट गुड जी। फॉर मार्केट, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं। मैंने रिपीटेडली ये बात की है और मैंने ये बात भी की है कि एक बार जब आप जी। एक बार कोई इवेंट हो जाता है, अकर हो जाता है, उसके बाद लोगों को ये डील करना आ जाता है कि अब अगर फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में इस तरह की चीज़ वापस या फ्रीक्वेंट कोई चीज़ रिपीट हो जाए, सो हाउ टू डील विद इट। उसमें ये कि आपने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी करना है, कैश में भी रहना है, तो लोग फिर अपॉर्चुनिटीज को हंट करेंगे, बट फिर डिप का मौका मिलेगा। आपकी मार्केट करेक्ट हो सकती है, आपकी मार्केट अगर ऑयल इस तरह फ्लक्चुएट होकर ऊपर चला जाता है, स्पाइक करता है तो। बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, तो लेट्स से मार्केट अगर ऑयल ऊपर की तरफ ओपन होता है और मार्केट नीचे आती है तो तब ज्यादा बाइंग करनी चाहिए, या लेट्स से ऑयल नीचे ओपन होता है और मार्केट मजीद बेहतर थोड़ी बुलिश की तरफ जाती है तब ज्यादा बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? तो ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी ऑयल को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से रखनी चाहिए, जो भी अभी फ्री कैश के साथ इन्वेस्टर्स बैठे हैं? देखिए, ऑयल अगर नीचे आते तो फिर बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी पीएसएक्स में नहीं होगी, क्योंकि फिर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ट्रेड करेगी, मार्केट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाइंग ऑन डिप मार्केट में सिर्फ तब बनेगा जब आपका ऑयल ऊपर ट्रेड होने लग जाएगा, ऑयल आपका बढ़ जाएगा, तभी डिप आएगा, तभी मार्केट प्रेशर लेगी। वरना अगर आपका ऑयल नीचे आता है तो फिर पीएसएक्स प्रेशर तो नहीं लेगी, फिर तो आपकी मार्केट और ऊपर जाएगी, अपने टारगेट्स की तरफ जाएगी। तो अगर ऑयल नीचे आता है और आपको डिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको बिल्कुल बाय करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ये आपके साथ अभी आपने ऑलरेडी कुछ महीने पहले देख भी लिया कि जब पीएसएक्स इतने नीचे आई, पॉइंट्स वाइप आउट हुए, लेकिन वापस आ गई। दैट मीन्स अगर ऑयल ऊपर जाता है और आपको डिप पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप बिल्कुल बाय करें। अगर ऑयल नीचे आ जाता है, ऊपर नहीं जाता, देन अगेन दैट्स आल्सो अ पॉजिटिव साइन। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑयल नीचे आए और पीएसएक्स ऊपर जाए, इंस्टेड के डिप आए, और अब उसके अंदर फिर एक नई बाइंग रेंज बनती है कि आपके जब ब्रेकआउट के लेवल होते हैं और वॉल्यूम बेहतर हो जाता है तो फिर आप नई बाइंग करते हैं। ठीक है मुफीस, मेरा एक सवाल होगा, फिर मैं मुइज की तरफ आऊंगा वापस। थोड़ा सा मुझे, अगर हम नंबर्स की तरफ चलें और इकोनॉमी की तरफ की बात करें, तो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी है वो भी 16 बिलियन तक पहुंच चुकी है, तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा
कि जो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होती है उससे हमारे एक तो रिजर्व बेहतर होते हैं, ओवरऑल उसका एक इम्पैक्ट बिजनेसेस की तरफ और इकोनॉमी की तरफ किस हद तक होता है, एंड हाउ मच गुड इट इज फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द मार्केट अगर हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बढ़ती है इकोनॉमी की। देखिए, फाइनेंसिंग किसी भी तरह की हो, उससे जी सेलिब्रेट तो किया जाता है, ये तो कॉन्फिडेंस आता है कि आपको फाइनेंसिंग मिल रही है, बट वो आपसे पे ऑफ भी करनी होती है, ठीक है, ट्रू। और आपने इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो ये पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर आता है, बट इनिशियली आपके जो है, जो आपको रूम मिलता है ना, जो ब्रीदर मिलता है, वो आपको मिल जाता है। और अभी पाकिस्तान के पास कोई खुदा ना खासा इस तरह का मसला नहीं है जिसमें आपके पास कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो, या आपके पास कोई डॉलर की बिल्कुल ही आपके पास खत्म हो गया, आप इम्पोर्ट ना कर सके, तो अभी वो वाले प्रेशर नहीं है। अगर वो वाले होते तो आपको एक ब्रीदर मिलता। अभी नॉर्मल फाइनेंसिंग आप ले रहे हैं, सो दैट आपका जो आईएमएफ के, क्योंकि आप आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर है, सो दैट आपने जो अपने मेंटेन करने रिजर्व, तो पहले भी हमने देखा था, जो लास्ट हमारा फिस्कल ईयर क्लोज हुआ, तो उसमें मेंटेन किया, आगे भी हमने मेंटेन करना है, तो वो मेंटेन करके बेहतर ही होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डेफिनेटली इट्स गुड फॉर इकोनॉमी कि आपको जब फाइनेंसिंग मिलती है, सो यू पुट दैट फाइनेंसिंग इन इन प्रोजेक्ट्स, इन जो पेमेंट्स होती हैं, चाहे सऊदी से डिफर्ड पेमेंट ऑयल लेना हो, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे मैनूवर करते हैं। सो यस, इट्स गुड, बट देन वो डिपेंड करता है कि फाइनेंसिंग किस तरह है, किस इंटरेस्ट रेट पर है, कितने टाइम की है, कितने टेन्योर की है, कब पे ऑफ करनी है। मूवीज आपने रिजर्व्स की बात की है, जब लास्ट टाइम हमारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ी थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हुई थी, तो उसकी वजह से चूंकि हमारे ऑयल के रिजर्व्स उतने नहीं थे, हमारे मेजर इंपोर्ट भी है वो ऑयल ही है, तो अभी इकोनॉमी ने ऐसे कोई मेजर्स नहीं है कि इन केस दोबारा सिचुएशन ज्यादा खराब होती है तो हमारे पास इतने रिजर्व्स हों कि उतना स्ट्रेन जो है वो इकोनॉमी के ऊपर ना आए। अच्छा, जो रिजर्व्स की मैंने बात की है, वो मैंने ऑयल रिजर्व्स की बात नहीं की, वो मैंने फॉरेन जी रिजर्व्स की बात की, जो एक्सचेंज जी रिजर्व्स जी। होता है, जो करेंसी है। जहां तक बात हुई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की ऑयल के, तो हमारे पास नहीं है, और जब भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिल्ड करते हैं तो वो ऐसे विद इन 1 ईयर या 6 महीने में नहीं बिल्ड होता, उसके लिए पूरी एक प्लानिंग चाहिए। और आई थिंक सैडली अभी हमारी गवर्नमेंट देखेगी कि कब, जो भी गवर्नमेंट पावर में आए, जब भी आए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमने साइकिल्स देखे हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हो। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का मतलब ये है कि आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व जब बिल्ड करेंगे, तो आप जब ऑयल अपने लो पे ट्रेड कर रहा होगा, तब आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिल्ड करना शुरू करेंगे। ऑयल 100 पर होगा तब आप बिल्ड नहीं करेंगे, राइट, बिकॉज वो तो आप ट्रू। कोई फायदा नहीं है ना। तो ऑयल अगर नीचे ट्रेड होता है, फिर पाकिस्तान की क्या प्लानिंग होती है, गवर्नमेंट किस तरह प्लान करती है। अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है। अब तो ऑयल प्राइसेस भी आ रहा था कि डेली जो है रिवाइज होंगी। तो एज ऑफ टुडे अगर हम बात करते हैं, तो जो हम इम्पोर्ट करेंगे वो हम पे करेंगे। डेफिनेटली उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे हम सऊदीया की बात करते हैं या हम यूएई की बात करते हैं, अगर हम कोई डिफर्ड पेमेंट ऑयल ले रहे हैं, या हमें ईरान से कुछ सस्ता ऑयल मिल रहा है, तो अभी तो हम इस तरह ही देखेंगे। लेकिन जहां तक स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात है, वो अभी हमारे पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है मुइज, मेरे आपसे सवाल होगा कि अगर हम बात करते हैं डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स की, एग्रेसिव स्टॉक्स की, डिफेंसिव स्टॉक्स की, डिविडेंड बेस्ड स्टॉक की अगर हम बात करें तो टॉप 5 पिक्स आपकी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में कौन सी होंगी? देखिए, डिविडेंड के अंदर अगर मैं डिविडेंड यील्ड वाइज बताऊंगा आपको, तो बहुत सारे इस तरह के स्टॉक्स हैं जिनके फंडामेंटल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि ठीक सबसे है। टॉप पर हमारे पास लूटे केमिकल आएगा, जिसने रिसेंटली ₹1.5 दिया और इस साल के स्टार्ट के अंदर ₹5 का डिविडेंड दिया था। अगर हम देखते हैं ₹30 का शेयर और ₹6.5 का डिविडेंड है, तो इसकी यील्ड बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है वो हर साल इतना ही डिविडेंड दे, वो उसकी अप डाउन चल रही होती है। तो उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा। मैं डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर जाऊंगा जो कि आपको हर साल डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर सबसे टॉप पर आई वुड पिक एफएफसी। सेकंड पर हमारे पास मीज़ान बैंक होगा और थर्ड पर हमारे पास फैसल बैंक होगा। दोनों बैंक वाले होंगे क्योंकि बैंकिंग सेक्टर हमेशा हर साल, हर क्वार्टर हमें डिविडेंड देता है। ये दोनों स्टॉक्स हर क्वार्टर में हमें डिविडेंड देते हैं। और मीज़ान बैंक की यील्ड भी अराउंड 6.5-7% है और फैसल बैंक की भी यील्ड अराउंड सेम 6.5-7% के पास ही है। और जो हमारे पास एफएफसी है उसकी भी सेम यील्ड है। इसके बाद मिल्लत ट्रैक्टर रोड मैप है जिसके अंदर हमें अच्छा डिविडेंड मिल सकता है। और उसके बाद जो मैं शेयर बताऊंगा वो शायद लोगों को इतना खास ना लगे, ओजीडीसी। उसका डिविडेंड कम है, 2-3% की यील्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर वो अच्छा ग्रो कर सकता है, उसके डिविडेंड्स अच्छे बढ़ सकते हैं। तो ये 5 स्टॉक्स होंगे जो कि आपको एक डिफेंसिव भी होंगे, जिसके अंदर हमें ज़्यादा नीचे गिरावट नहीं देखने को मिलेगी और डिविडेंड भी आपको हर साल के अंदर क्वार्टरली मिलता रहेगा। हम फाइनेंशियल हेल्थ की भी बात करें तो ओजीडीसी काफी साउंड है उस हवाले से। मुइस, बिल्कुल। आपने जब लास्ट टाइम हफ्तानामा हुआ था उसमें टॉप पिक्स रिकमेंड की थी, ऑफ कोर्स मार्केट में कुछ करेक्शन भी चली उसके बाद से, तो थोड़ा सा बताइएगा कि क्या वो कॉल्स अभी तक इंटैक्ट है या सो फार उन्होंने किस तरीके का परफॉर्म किया और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स को लेके आने वाले वीक में उसकी? देखिए, अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हम मैंने जो बताई थी इसके बाद मार्केट 6,500 पॉइंट गिर गई, लेकिन हमारी जो बाय कॉल थी वो स्टिल इंटैक्ट है और सेम जबरदस्त। लेवल्स पर ही शेयर प्राइस चल रहे हैं। लोटे केमिकल 31 के पास था और कल फ्राइडे वाले दिन जब इसका रिजल्ट आया है, सॉरी, आई थिंक फ्राइडे को इसका रिजल्ट आया, तो उसके अंदर भी हमने 31 के पास उसको ट्रेड होता हुआ देखा, 31.50 के पास ट्रेड होता हुआ देखा उसको। और क्लोजिंग अराउंड 29.5 के पास आई है इसकी क्लोजिंग। ठीक है, लोटे केमिकल की जीसीआईएल सेम रेट ₹36 के पास चल रहा है और उसको हमने 3750 का हाई लगाते हुए भी देखा है। तो मतलब उसने भी थोड़ा गेन दिया, लेकिन 36 के पास चल रहा है। पाक कतर 22 पर हमने कॉल दी थी, स्टिल 22 पे ही ट्रेड कर रहा है। इसके बाद मैंने आपको सिनर्जी बताया, तो सिनर्जी भी ₹10 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 9 रुपए 90 पैसे। तो तमाम कॉल्स हमारी स्टिल इंटैक्ट हैं और सेम लेवल्स पर ट्रेड कर रही हैं।
मुझे एक ऑडियंस का सवाल है, इस हवाले से थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिएगा कि जब हम ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, ओजीडीसी फंडामेंटली साउंड है, उसके कैश फ्लोज भी बेहतर है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट दूसरी तरफ हमारे पास माड़ी है, $1 बिलियन कंपनी है, लेकिन उसकी शेयर प्राइस में दोनों की, ओजीडीसी और माड़ी के काफी डिफरेंस है। डिविडेंड के हवाले से लॉन्गर होराइजन में आप किस कंपनी को बेहतर देखते हैं? देखिए, डिविडेंड की अगर बात करें तो ओजीडीसी का कुछ 4.25% के करीब डिविडेंड यील्ड है और 4.5% के करीब जो है वो मारी की बनती है बिफोर टैक्सेस। अब कंपनी दोनों अच्छी है, लेकिन जब आप लॉन्गर टर्म की बात करते हैं तो फिर आप मारी की तरफ जाते हैं। सॉलिड ग्रुप है। अगेन, ऑयल एक्सप्लोरेशन में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि जब मैंने हमेशा बात की, जब आप ड्रिल करें तो उस पर बड़ी कॉस्ट लगती है। जब आप ऑयल एक्सप्लोर करते हैं तो कितनी कॉस्ट आप उस पर रोकते हैं इन द ऑपरेटिंग सेंस, राइट। तो मारी जहाँ पर ड्रिल करता है वहां से रिसोर्सेस निकालता है। ओजीडीसी का रेशो वो वाला नहीं है। सो यस, ओजीडीसी में आपको अच्छा स्विंग मिल सकता है, बट मारी इन द लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं। मूवीज ये तो डिस्कस हो गया, जैसे मोइज ने बताया कि ऑयल अगर ऊपर जाता है, एक्सपेक्टेड है, अगर ऊपर ओपन होता है तो 97 तक जाएगा, इंपैक्ट मार्केट उसका लेगी। नीचे ओपन होता है तो ऑफ कोर्स मार्केट भी एक बुलिश मोमेंटम हम देख सकते हैं। दोनों सिचुएशन में एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर की आने वाले हफ्ते में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? वैसे तो हम रोज नाव में भी कवर करेंगे, बट मंडे ओपनिंग को अगर हम ज्यादा देखें तो क्या स्ट्रेटजी? ऑयल क्योंकि पहले खुल जाएगा, तो अगर तो ऑयल प्रेशर में खुलता है, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा प्रेशर में खुलेगा। तो अगर तो नहीं खुलता, तो मार्केट अगर नॉर्मल खुलती है तो फिर आप अपनी स्विंग कॉल्स जो आप जिस तरह ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको निशात मिल्स में अच्छी स्विंग मिल सकती है, ओजीडीसी में मिल सकती है, लकी में, मेपल लीफ में, पीएसओ में, इनमें आपको अच्छी स्विंग मिल सकती है, एसएलजीएल में अच्छी स्विंग मिल सकती है। आप उस पर करेंगे, आपके पास कैश है, आप उस कैश को यूटिलाइज करेंगे, बट देन अगेन 40, 45, 50% आप कैश यूटिलाइज करें स्टॉक्स लेने के लिए, बाकी आप कैश में ही रहें, मतलब वो बाकी पैसे को कैश में ही रखें, ताकि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको यूटिलाइज कर सकें। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपको टिप मिलती है, आपके पास प्रीटी श्योर कैश होगा, तो आप उसको एवरेज आउट कर लें। वही कंपनीज आपको कम रेट पे मिलेंगी, आपकी हील्ड भी बेहतर हो जाएगी। यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर अगर आपका ऑयल ऊपर खुलता है और मार्केट प्रेशर मिल लेती है, तो सबसे पहली चीज पैनिक सेलिंग नहीं कर, प्रेशर नहीं लेके, ऐसे नहीं कि बिल्कुल परेशान होकर टेंशन लेके कि क्या हो गया, सब खत्म हो गया, सब बेचते हैं, ऐसा नहीं कर, ठीक है। देन अगेन ये भी डिपेंड करता है कि मार्केट कितना प्रेशर लेती है, कितने परसेंटेज पे प्रेशर लेती है, प्रॉफिट टेकिंग किस तरह कहती है, अगर फंड्स की रिडम्पशन आती है वो किस तरह आती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर मार्केट प्रेशर में खुलती है, तो अगर आपने कोई चीज ऐसी ली हुई है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप उसे होल्ड करें, छोड़ दें और नीचे एवरेज आउट कर लें। अगर आप यहाँ कैश नहीं तो फिर आप रिलैक्स रहें। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी कंपनी है जो सिर्फ ट्रेडिंग वाली और प्योर ट्रेडिंग स्टॉक है और स्पेक्युलेटिव स्टॉक है, उसके कोई पीछे फंडामेंटल फाइनेंशियल अच्छी बैकिंग नहीं है, फिर आपको उसमें से अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए और जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि फिर आपका कैश पैसा जो है ना, कैश स्टक कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। ये स्ट्रेटजीज और एनालिसिस और स्विंग कॉल्स और इन्वेस्टमेंट कॉल्स हम अपने ग्रुप के अंदर भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और सिर्फ यहाँ तक कि ये लिमिटेड नहीं होता है, इसके साथ 26 लाइव जूम सेशंस भी होते हैं, ट्रेडिंग डेस्क की ऑप्शन भी होता है। आपको कोई भी स्टॉक से रिलेटेड, अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना हो, टीम अवेलेबल होती है, रेडिली आपको उसका जवाब प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। आपने बस एक व्हाट्सएप करना होगा 0336244466 और स्विंग विद स्टॉक से रिलेटेड तमाम डिटेल्स आपको टीम प्रोवाइड कर देगी। रेस्ट जो भी स्ट्रैटेजी होगी और नेक्स्ट डे मंडे को क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो तमाम तफसीलात आपको रोज नाउ में इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएंगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।